नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। एक मुलाकात की अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं झारखंड बोकारो की एक ऐसी समाज सेविका जो आधी रात को भी असहाय लाचार गरीबों की सेवा के लिए निकल पड़ती हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो अपने काम की बदौलत लोगों के दिलों में राज कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रगति शंकर की। तो प्रगति जी, आपका हमारे एजुकेशन बीट्स के मंच पर आज बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्या जी। प्रगति जी, देश का शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच educationbeats.com, जिसके साथ आज आप जुड़ी हैं, शिक्षा से संबंधित एक ऐसा न्यूज पोर्टल, तो आज जिसके साथ आज आप जुड़ी हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है और इस पोर्टल के बारे में सुना, देखा है। बहुत अच्छी कोशिश है एक। यूपी जैसे इतने बड़े राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग जो काम करें वो बहुत बेहतरीन है और उम्मीद करूँगी कि जल्द ही झारखंड में भी इस तरह की योजना लेकर आप आएँ और झारखंड की भी जो शिक्षा की नीतियाँ हैं, शिक्षा के बारे में जो क्षेत्र में काम चल रहा है, उन सब के बारे में लोगों को बताएँ। बिल्कुल प्रगति जी, जरूर आएंगे। एजुकेशन बीट पूरी कोशिश करेगा कि झारखंड की तरफ भी बढ़े। अगला हमारा प्रश्न है आपसे कि आप प्रगति सेवा आश्रम की सचिव हैं, तो सबसे पहले जी। तो आप हमारे दर्शकों को प्रगति सेवा आश्रम के बारे में जरा बताएं। देखिए, प्रगति सेवा आश्रम की संरचना करीब 3 साल पूर्व हुई थी। इसके पहले मैं अन्य एनजीओ के साथ मिलके कार्य करती थी। लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही थी। कहीं न कहीं कुछ रोकथाम, कुछ भेदभाव होता था। मैं अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर पाती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि अगर तुम करना चाहती हो तो अपना खुद का अगर सेवा आश्रम रहेगा, तो उसमें जी। तुम्हें छूट रहेगी, तुम अपने अनुसार काम कर सकती हो और जिस तरह से करना चाहो उसमें कोई रोक-टोक नहीं रहेगी और तब इस तरह से प्रगति सेवा आश्रम का निर्माण हुआ और आज हम लोग अपने क्षेत्र में मैं जिस तरह से चाहूँ, जितनी बजे भी चाहूँ, जहाँ भी चाहूँ, लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती हूँ और इसमें मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का, मेरे आश्रम के लोगों का पूर्ण सहयोग मिलता है मुझे। इस संगठन में आपके साथ और भी कई लोग हैं? हाँ, ये हमारी पूरी टीम है और अभी इस सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को हमारे काम के बारे में पता चल रहा है, वो हमारे काम को देखते हैं और भी बहुत खुशी होती है जब यूथ आके और हमसे जुड़ने की इच्छा प्रकट करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और हम लोग भी अपने-अपने क्षेत्र में जाके और आप ही के सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं। प्रगति जी, जैसा कि मैंने सुना है कि आप गरीब बच्चों के लिए भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल चलाती हैं जी, और वहां पर आप बहुत बहुत ही जी, कम फीस में आप उन बच्चों को पढ़ाती हैं। जी। उनको शिक्षा मिले, इंग्लिश मीडियम से उनको शिक्षा मिले, तो ऐसा क्या, किस प्रकार से ऐसा सब कुछ कर रही हैं, जरा उसके बारे में भी हमें बताएं। मैं बताना चाहती हूँ कि चूँकि मेरे ससुराल में एजुकेशन का माहौल रहा है, मेरे ससुर जी प्रिंसिपल रहे सरकारी विद्यालय में। उन्हें जी। इस अच्छे शिक्षक के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उनकी तहे दिल से इच्छा थी कि उनके बच्चे भी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में करें। लेकिन जी। उनके बेटों ने इन शिक्षा क्षेत्र को नहीं चुना। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, एमए किया और उसके बाद मैंने बीएड किया। और मैं एनजीओ के स्कूल में जुड़ी हुई थी। यहाँ पे वाईएमसीए एक संगठन है, जी। जिसके स्कूल में मैं जुड़ी हुई थी और मैं पिछले 4-5 सालों से बच्चों को पढ़ा रही थी। वहाँ पर जब गरीब घर के बच्चे आते थे, तो थोड़ा-सा फ़ी लेके और ये लेके वहाँ पे दिक्कतें होती थी। तो इस चीज़ का विचार लेके जब घर में मंथन हुआ, बातचीत हुई, तो हम लोगों ने निर्णय किया कि बोकारो तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, अगर यहाँ पे हम कोई स्कूल खोलते, तो हमें बहुत पैसा कमाने का मिलता, बहुत कुछ होता, लेकिन वो जो आत्म संतुष्टि हम और मेरे परिवार वाले चाहते थे, वो हम लोगों को नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए हमने निर्णय किया और यहीं बोकारो के चास के सिलफोर क्षेत्र में जो कि एक ग्रामीण इलाका है और वहाँ के बच्चों को हमने स्कूल खोला है। वहाँ पे जो ठेला है, जो प्रवासी मज़दूर के बच्चे हैं, जो सब्ज़ी बेचने जाते हैं और जिन परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल से ऊपर अपने बच्चों के लिए कोई नहीं शिक्षा का पढ़ा माध्यम सकते। नहीं खोज पा रहे थे, जी। उनके लिए हमारा स्कूल एक माध्यम बना और वो लोग बहुत खुश हैं और हम लोगों से जुड़े हुए हैं और पहले ही वर्ष में हम लोगों का जो टारगेट हमने सोच के चला था कि कम से कम 50-100 बच्चों से शुरू करेंगे, वो अभी 300 बच्चों तक पहुँचा हुआ है। बहुत सुंदर। प्रगति जी, जैसा कि पता चला है कि लॉकडाउन के दौरान आपने लोगों की काफी मदद की है,
तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे मंच के माध्यम से बताएँ, जिससे लोगों को और भी प्रेरणा मिले कि अभी भी कोरोना काल चल रहा है, बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको अभी भी ज़रूरत है। तो कैसे आप मैनेज कर पाईं इतना सब कुछ और काफ़ी लोगों की जो मदद की है, किस प्रकार की ज़रा बताएँ? नहीं, कोरोना काल जब शुरू हुआ मार्च के महीने में अचानक से ही इसकी दस्तक हुई बोकारो में और हुआ कि जब 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी का 1 दिन का कर्फ्यू लगा तो हम लोगों ने घर में रहा और देखा जब वो स्थिति और उसके बाद जब बोकारो में भी उपायुक्त महोदय ने कहा कि नहीं लॉकडाउन लग रहा है सब तरफ से, तो कहीं न कहीं से ये मेरे परिवार के लोगों की सोच थी कि जो सक्षम है, उनको इसमें आगे बढ़ के आना चाहिए और इसमें मेरे परिवार में मेरे पति, मेरे बच्चे, बच्ची जो है और मेरी सासू माँ इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया और हम लोगों ने मिलकर एक बीड़ा उठाया कि चलिए हम लोगों से जितना सक्ष हो पाएगा, हम लोग गरीब परिवारों को राशन मुहैया कराने का काम करेंगे। कुछ दिनों तक हमने घर में खाना बना के दिया, लेकिन वो अकेले से हो नहीं पा रहा था जी, चूँकि बिल्कुल। कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग करना था, लोगों के बीच में मिलना-जुलना नहीं था, तो लोगों को घर बुला के आपको किचन नहीं बना पा रहे थे, हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो हमने राशन के लिए किया इंतज़ाम और राशनिंग का किट पैक करके हमने दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका राशन कार्ड नहीं था और उनको राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा थे हमारे यहाँ मुकेश सर, उनसे मिलके इस बारे में बात की। उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस बारे में आके कार्ड धारकों से बात की, वहाँ डीलर से बात की और उनको मुफ्त में अनाज भी उपलब्ध कराया। छोटे-छोटे बस्तियों में जहाँ हम पहले भी जाते थे सेवा कार्य करने के लिए, उन बस्तियों में वैसे लोगों को चिन्हित करना, जिनके लिए कोई खरा नहीं, जिनके पास अनाज का एक दाना नहीं है, उनको अनाज उपलब्ध कराना, उनकी लिस्टिंग करना, ये सब हमने अपने सेवा कार्यों में किया। साथ ही साथ हमारे आश्रम से जितने लोग जुड़े हुए थे, वो सब अपने-अपने क्षेत्र में जाते थे, घूमते थे और वैसे ज़रूरतमंद लोगों की लिस्टिंग करते थे, हम लोगों को सूचना देते थे और हम लोग जाते थे। इसमें बहुत सारे मित्रों का भी सहयोग रहा, जो खुद नहीं बाहर निकल पा रहे थे। उन्होंने हमें आर्थिक रूप से अपना सहयोग भेजा और उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आप कोरोना में सबकी मदद करें। बहुत सुंदर, काफ़ी लोगों की दुआएँ आपको लगी हैं और लगेंगी। आपने बहुत मदद की है जो लोगों की और मैं चाहती हूँ कि आपसे सभी लोग प्रेरणा लें जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करें। प्रगति जी, अगला हमारा प्रश्न है आपसे कि महिलाओं के साथ वर्तमान समय में देखें तो महिलाओं के साथ कई तरह के अपराध होते हैं और देखें तो सबसे ज़्यादा लड़कियों के ऊपर आजकल जो बलात्कार जैसी समस्या है, तो आखिर इसमें किसकी कमी है? कहते हैं कि लड़कों को हमारे यहाँ पेरेंट्स हैं, उनको संस्कार नहीं बच्चों को मिलते, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, संस्कार की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ज़रा बताएँ, किस कारण ऐसा हो रहा है? नहीं, इसमें देखिए दिव्या जी, मैं 2-3 चीज़ों पे ध्यान लोगों का आकृष्ट कराना चाहती हूँ। जी, इसमें सिर्फ़ हम कहेंगे कि एक पक्ष की गलती है तो नहीं है। ये गलती मिला-जुला हुआ है और ये आज से नहीं है। हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज शुरू से रहा है। शुरू से जब आर्य लोग आए थे तब हम लोग देवी माँ की पूजा करते थे, मातृ समाज को प्राथमिकता देते थे। लेकिन धीरे-धीरे वो सिर्फ़ पूजा-पाठ तक ही सीमित रह गया और महिलाओं को हम लोग अपने अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार उनको ढालने लगे, जैसी सुविधा उस अनुसार उनको महत्व देने लगे। तो यहाँ ज़रूरत ये है कि अगर हम चाहते हैं कि माँ-बाप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें, साथ ही साथ ये ज़रूरी कि जो शिक्षा नीति है, जो हमारे यहाँ संविधान में बना हुआ है, जो अगर कोई रेपिस्ट होता है, तो उसको 7 साल, 10 साल, 20 साल की सज़ा केस चल रहा है, जिसका रेप हुआ अगर वो बच गई, अगर उसमें आत्मबल है, वो बच गई तो ठीक है, नहीं बची तो उसकी मृत्यु के बाद भी उसके माँ-बाप लड़े, जैसा निर्भया कांड में हमने देखा। जी, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है एक सशक्त कानून की, कि लोगों के मन में ये डर बैठे कि अगर मैं किसी के साथ इस तरह का अपराध करता हूँ, तो त्वरित मेरे साथ कुछ भी गलत मेरे साथ हो सकता है, मेरे न्याय करने के लिए मेरे साथ कानून खड़ा है, ताकि लोगों के मन में डर बैठे। साथ ही साथ गार्जियन को भी ये ज़रूरी है कि वो बेटा-बेटी में आज भी बहुत से इलाकों में आप झारखंड में भी देखें, मुझे लगता है यूपी के भी सुदूर गाँव में, राजस्थान, हरियाणा ऐसे छोटे-छोटे जगह हैं जहाँ पे बेटा-बेटी में आज भी हम लोग भेद करते हैं। कर रहे आज भी हम लोग हो बोलते रहा हैं है। कि हो रहा है और बहुत सी चीज़ें हम लोग छुपाते हैं अगर लड़की के साथ घर में, बाहर की बात तो आप छोड़ दीजिए। घर में भी अगर उसके चाचा या कोई और मामा दूर का कोई रिश्तेदार उसके साथ अगर कोई अनैतिक काम करना चाहता है या उसको किसी तरह से शारीरिक रूप से शोषण करता है, तो हम लोग उसको समझाते हैं, "अच्छा बेटा चुप हो जाओ, मत ये बात बाहर बोलना, हमारी बदनामी होगी।" तो पहले हमें अपने आत्मबल को मजबूत करना होगा, हमें खुद को मजबूत करना होगा कि नहीं, जो गलत है वो गलत है। जब तक हम और आप ये बोलने की हिम्मत नहीं रखेंगे गलत को गलत, तब तक हम अपने बच्चों को सही-गलत की पहचान करना नहीं सिखा सकते हैं।
तो ये पूरे सामाजिक दायित्व की बात है, ये सिर्फ एक परिवार से नहीं उठेगा। हाँ, लेकिन हमारे समाज की ये विडंबना है कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह तो हो, लेकिन मेरे घर में ना दूसरे के पड़ोसी का बच्चा निकले। बिल्कुल, तो कोशिश करनी है कि पहले अपने घर से भगत सिंह निकले, तभी वो पूरे समाज को परिवर्तन दे सही पाएगा। कह रही हैं। प्रगति जी, कोरोना काल में आपने जिंदा दिली का नाम एक एक मुहिम की शुरुआत की थी। तो ये मुहिम किस प्रकार, इसमें क्या आप जी। कैसे क्या काम होता था, ज़रा बताएँ? हाँ, हमने एक पेज बनाया बोकारो मुस्कुराएगा। क्या था कि कोरोना काल में बेटी भी मेरी घर में अकेली थी, तो मम्मा मन नहीं लग रहा है, हम लोग बोर हो रहे हैं और भी दोस्तों से फ़ोन पे बातचीत होती थी क्योंकि वही एक समय था कि जब आप घर में फुर्सत से हैं, तो सब लोग भाभी मन नहीं लग रहा है, क्या किया जाए प्रगति यार मन नहीं लग रहा है कैसे? तो हम लोगों ने एक पेज बनाया जिसमें छोटे-छोटे पिक्स हैं, वीडियोज़ हैं कि आप अपने फ्री टाइम में जो आप कर रहे हैं, परिवार के साथ एक सेल्फी लेके डालिए, ये कीजिए। उसको हमने एक ट्रेंड की तरह किया और बहुत लोगों का सहयोग मिला, बहुत लोग उसमें शामिल हुए। एक तरह से ये मनोरंजन का स्थान बना, लोग शामिल हुए, इसी बहाने लोग पूरे दिन अपनी तैयारी में रहते थे कि अरे 11 बजे आएगा कि आज का क्या चैलेंज है और फिर उस फ़ोटो को हम डालेंगे, उसमें कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है। तो एक मनोरंजन का स्थल और लोगों को कोरोना के टेंशन से, महामारी से थोड़े दिनों के लिए निश्चिंतता मिली। आज भी बहुत से लोग मैसेज करके पूछते हैं कि भाभी अब आप ये फिर कब से शुरू करेंगे? हाँ, हाँ। तो इस तरह से हमने वो शुरू किया था और एक अच्छी मुहिम रही, लोगों के बीच में एक मनोरंजन गया, लोगों के बीच एक पॉज़िटिविटी गई और यही सोच के साथ हमने उसको शुरू किया था। बहुत सुंदर। प्रगति जी, आप लगातार बेसहारा लोगों की मदद करती हैं, उनको सहारा देती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे मंच के माध्यम से आज के नौनिहालों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए जब मैं बेसहारा लोगों से मिलती हूँ, तो ऐसे बहुत से परिवार के लोग रहते हैं, जिनका परिवार तो है लेकिन उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। जी, मैं जब समाज सेवा में आई थी, तो मेरा बच्चों के साथ सबसे पहले जुड़ना हुआ था। लेकिन फिर एक ललिता देवी एक बुजुर्ग महिला मुझे मिली थी, जिनका खबर मुझे आया अरविंद जी के माध्यम से कि मैडम ये राम मंदिर हमारे यहाँ है, उसके बगल में पड़ी हुई है और उनके पैर में पूरे कीड़े लगे हुए थे। और लिटरली आपको बता रही हूँ कि हमने आज तक सिर्फ सुना था कि पैर में कीड़े लगे होते हैं, शरीर में कीड़ा लग जाता है। मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा कि कीड़े गुच्छे के गुच्छे उनके पाँव से गिर रहे थे और वो कितने दर्द में होंगे और वो कितने कष्ट में होंगे उसका अनुभव मैं और आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनके भी बच्चे थे और लेकिन वो दिमागी तौर पे शायद थोड़ी-सी विक्षिप्त थी, तो वो अपने घर से निकल के चली गई थी और उनके बच्चों ने उन्हें खोजना छोड़ दिया था। तो फिर मैंने उनका इलाज वगैरह कराया, कुष्ठ आश्रम से मैं जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पर जाके उनका देखभाल हुआ, उनका इलाज हुआ, आज वो स्वस्थ हैं। फिर उनका घर का पता करके वो पुलिस की मदद से उनको खोजते हुए उनके घर पहुँचाया और मैं ऐसे परिवारों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया आप अपने आपको भी उस समय में सोचें कि कल को आपका भी बुढ़ापा बिल्कुल, आएगा, आपका भी समय आएगा। तो आप अपने माता-पिता के साथ ये कार्य ना करें क्योंकि उन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ हमें जन्म दिया है। उनकी एक ही उम्मीद है कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारे साथ अपना समय बिताएँगे, हमारी सेवा करेंगे। वो आपसे और हमसे पैसे की उम्मीद नहीं करते हैं, अच्छे कपड़े की उम्मीद नहीं करते, अच्छे भोजन की उम्मीद नहीं करते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमसे आपका 2 मिनट का प्यार चाहते हैं। आज मैं जितने भी बूढ़े-बुजुर्गों के साथ मिलती हूँ, वो सब मुझे इस तरह से प्यार करते, इतना आशीर्वाद देते हैं कि मैं कभी-कभी भूल जाती हूँ कि वो मेरे अपने माँ-बाप नहीं हैं। चाहे वो शांति माँ हो, चाहे वो पोदा देवी माँ हो, चाहे एक माताजी थी जिनका जानकारी मिला कि आदिवासी महिला है, उन्होंने शादी नहीं की है, 85 साल उम्र हो गया, कोई देखने वाला नहीं, आके थोड़ा मैडम देख लीजिए। जब मैं गई कोरोना काल था, लोग एक-दूसरे को छूने से डर रहे थे। उनके पास गए और जब मैं थी तो वो सीधे मेरा हाथ पकड़ के और रोने लगी कि हमको बचा लो। यहाँ अकेले घर में मुझे घुटन हो रही है, बचा लो। तो फिर हम लोग उनको लेके आश्रम में गए, उनका कोरोना टेस्ट कराया, आश्रम में लेके गए। लेकिन उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि हफ्ते भर के अंदर उनकी मृत्यु हो गई और फिर लास्ट में मैंने ही उन्हें आग दिया और बता नहीं सकती हूँ कि वो एहसास ऐसा है कि मैं कभी-कभी जैसे लोग अपने परिवार वालों को मिस करते हैं, मैं उन लोगों को मिस करती हूँ, कि अगर मुझे और कुछ दिन पहले खबर मिल गई रहती तो मैं शायद सेवा करके उनकी जान बचा सकती थी। ऐसे ही एक बुजुर्ग बाबा थे, जो कि यहाँ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जीवित हम लोगों को जानकारी मिली थी जी। और दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में उनको पुरस्कार भी मिला जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित किया गया और उनसे मेरा संपर्क रहता था, उनका ध्यान-वान देती थी, घर में जाके हर 2 दिन में कपड़े धोना, सब करना, सब करती थी।
सूचना मिली कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनका भी बेटा बहू उनको छोड़ा हुआ था। तो चूँकि ठंडा का दिन था, वो एकदम असहाय थे, तो मैं उनको अपने घर ले आई। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप लेके आ रहे हो घर तो कैसे? मैंने बोला नहीं, मैंने डीसी सर को कॉल कर दिया है कि सर मैं उनको लेके जा रही हूँ, कृपया मेरे पीछे आप रहिएगा खड़े। उनको लेके आई, अपने घर में रखा। जैसे मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी लग रहा है कि ये तुम्हारे अपने पापा हैं। बोले हाँ बेटा, पता नहीं क्यों क्या इनसे संबंध है कि मतलब लग ही नहीं रहा है कि कोई गैर है। उनकी 8-10 दिन सेवा की, सब कुछ की, फिर उनके बेटा को खबर की, डाँटी, फटकारी कि आप आइए, अंतिम समय है, इनकी इच्छा हो रही है, ये बार-बार आप लोगों को खोज रहे हैं। और उनके बेटा आए, उनको लेके गए, लेकिन वो बच नहीं पाए, 2 से 3 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो आज मैं बाबा को, माताजी को, सबको मिस करती हूँ कि अगर मुझे और थोड़ा अच्छा मौका मिला रहता सेवा करने का तो शायद वो कुछ और लंबे समय तक जी पाते। जीवित रह जाते। एक लगाव सा है आपको उन लोगों से, और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सभी लोग, आज के जो बच्चे हैं, उनके माँ-बाप घर पे भी हैं, फिर भी आपसे प्रेरणा लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके माँ-बाप इतने असहाय हो जाएँ तब आप किसी से प्रेरणा लें, बल्कि अभी से अपने माँ-बाप की जी। सेवा करें, उनकी भावनाओं को समझें, क्योंकि माँ-बाप केवल प्यार के भूखे होते हैं, बल्कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो वो नहीं, आप यही बात उनका कहा कर्ज जाता है कभी कि नहीं लोग चुकता कर सकते हैं। कभी नहीं। लोग बोलते हैं कि 4 बच्चे माँ-बाप के लिए भारी नहीं होते हैं, लेकिन एक माँ-बाप बच्चों के लिए भारी हो जाते हैं और बँटवारा होने लगता है कि 2 महीना मेरे यहाँ, 2 महीना आपके यहाँ, 2 महीना। जी, तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति न लाएँ, वो सबसे दुखद और सबसे विकट स्थिति होती है माँ-बाप के लिए, जब उनको अपने बुढ़ापे में जब एक जीवन साथी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और उनको बँटना पड़ता है। तो वो समय हम लोग ना भूलें, क्योंकि हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं और हम जैसा संस्कार या जैसा चीज़ अपने माता-पिता के साथ करें, कल को हमारे बच्चे भी वही सीख के अपने बिल्कुल, वही माँ-बाप के साथ सीखेंगे। करेंगे। प्रगतिशील देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई घरों में, खासकर बड़े-बड़े शहरों में भी ऐसे लोग देखने को हमें मिल रहे हैं कि जहाँ पर वो पुरानी परंपराओं को, परंपरा क्या, वो अपनी, कहते हैं, जो भी उनकी अपनी सोच है, उसको मानते हुए पर्दा प्रथा का आज भी समर्थन कर रहे हैं। जबकि उनकी बहुएँ, उनकी बेटियाँ घर से उन्हें बाहर नहीं निकलने देंगे और ना ही उन्हें पढ़ने के लिए आगे बढ़ने देते हैं। तो अगर बेटी और बहुएँ घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगी? तो इस सोच को आप कैसा मानती हैं आज के समय में? नहीं, देखिए आज के समय में वही मैं कहना चाह रही हूँ कि बहुत सी जगहों में सुधार हुआ है। हमारे झारखंड में भी था ऐसा कि बहुत पढ़ने-लिखने के लिए या प्रथा थी ऐसी कि पर्दा प्रथा है, बहुत सी जगहों में आज भी लोगों को महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं महिलाएँ इन बंधनों को तोड़ रही हैं। बस ज़रूरत है हम जैसे जैसे पढ़े-लिखे हुए लोगों का उनको साथ देने की आवश्यकता है, उनको एक मंच देने की आवश्यकता है। इसके क्षेत्र में भी हमारा आश्रम लगातार प्रयासरत है और हम महिलाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमने एक पैडमैन चैलेंज, जब पैडमैन फ़िल्म आई थी, तब चलाया था महिलाओं के लिए कि आप कैसे अपने अंदरूनी सुरक्षा को लेके, अंदरूनी हाइजीन को लेके वर्क करते हैं, तभी आप अपने घर, अपने परिवार को लेके चलते हैं। इसके मातहत हमने सैनिटरी नैपकिन का भी निर्माण अपने ही महिलाओं के द्वारा शुरू किया है, ताकि सुदूर बिरह इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में महिलाएँ जो आज भी कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, वो उसकी जगह पैड का इस्तेमाल करना सीखें और इसमें बहुत कोरोना काल में बहुत हमें सफलता हाथ लगी, लोग बहुत जागरूक हुए। बहुत सी महिलाएँ जो कि डरी समी हुई रहती थी कि नहीं हम लोग किसी पुरुष से इस बारे में कैसे बात करेंगे? उनके लिए तो शर्म सबसे आती थी, पहले एक झिझक-सी आश्चर्य। लगती थी। हाँ, शर्म आती थी। वो जी, बोलती थी कि दुकान में पुरुष बैठे हुए हैं, दीदी हम लोग जाके उनसे कैसे माँगेंगे? तो उनके लिए सबसे बड़ा आश्चर्य था कि शहर की कोई महिला आके इस बारे में हम लोगों से बात कर रही है। तो जब मैंने उनकी ये हिचक दूर की, मैंने उनको बोला कि ये कोई खराब चीज़ नहीं है, यही है तब आप माँ बनते हो। आप एक बिल्कुल। रचयिता बनते हो, सृष्टिकर्ता बनते हो, इसमें शर्माने की बात नहीं है। अब समय आपको अपने लिए सोचना है, तभी आप समाज के लिए, घर परिवार के लिए सोच पाओगे। तो बहुत सी महिलाएँ सजग हुई हैं, हो रही हैं, लेकिन हाँ, आवश्यकता है कि एक मैं नहीं, एक आप नहीं, और भी जो समर्थ लोग हैं, वो आगे आएँ और अपने आस-पास के जो असमर्थ लोग हैं, दबे लोग हैं, कुचले लोग हैं, उनको अपनी हाथ बढ़ा के ऊपर उठाने का प्रयास करें। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।